भाई, क्या हाल है सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। तो हम्म अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म करने के बाद अब हमारा अगला जो सेशन है अपना ज्योग्राफी का, डैट इज़ ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है, ओशियानोग्राफी होती है भाई ओशन की स्टडी। जब ओशन की लैंडफॉर्म के बारे में, ओशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ओशियानोग्राफी। दूसरी बात ये है भाई, इसके सवाल जनरली बहुत अलग अलग वैरायटी में आते हैं। मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो ओशनोग्राफी ऐसे कोई सेपरेट यूनिट लोग कराते नहीं है। लोग बस ज्योग्राफी को, आई मीन फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में डाल देते हैं ऐसे कि ओशनोग्राफी की थोड़ी बहुत यूनिट। बट ओशनोग्राफी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका ओशनिक करंट। ओशनिक करंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। लेकिन ओशनोग्राफी के अदर कॉन्सेप्ट भी है जो ओशन करंट को पढ़ने के लिए हेल्पफुल है। दूसरी बात, अदर कॉन्सेप्ट के बेसिक बेसिक सवाल भी जनरली एग्जाम में आते हैं। जितनी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आपकी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और टिल यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक, वो सारे के सारे हम लोग एक बारी में उठा के चलेंगे और एक बारी में सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे। शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वाटर ऑन अर्थ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारे अर्थ पे जो वाटर है, बिकॉज हम लोग ओशन की स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाटर उसमें होगा ही होगा। सबसे पहली बात है कि हमारे अर्थ के अंदर जो वाटर है वो किस किस क्वांटिटी में, किस किस परसेंटेज या रेशो में आपका अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई ओशन आपका 97% है। उसके बाद आपका आइस कैप पे आपको वाटर मिलता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर या ग्लेशियर। दूसरी बात ये, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर को, यानी ग्राउंड वाटर को स्पेसिफिकली बात करूं तो ग्राउंड वाटर को हम लोग नाम देते हैं एक्वीफर का। कभी नाम टकरा जाए तो पहचान जाना है आपको। उसके बाद आपको मिलता है लेक के अंदर वाटर। उसके बाद आपको मिलेगा भाई सोइल मॉइस्चर के अंदर। तो ये आपका परसेंटेज वाइज, ये आपका क्वांटिटी वाइज एक रेशो है, एक कंपैरिजन है जिसके अंडर जो है हमारे अर्थ के ऊपर आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी है। एक बार सीडीएस के अंदर सवाल आ भी गया था, इसीलिए उस एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर रखा है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भाई जो ओशन है उसके डेप्थ पर, ओशन की आपके सरफेस पर कौन कौन सी चीज़ें आपकी फाइंड होती है और ओशन किस तरीके से आपका डिवाइड होता है, कितने पार्ट में आपका ओशन डिवाइड है, उसके बारे में एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप ओशन के अंदर जाना शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप गोवा के कोस्ट पे खड़े हो और आप अंदर ओशन के अंदर जाना शुरू कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप ओशन के अंदर जाओगे तो ओशन के अंदर जैसे जाते ही 200 200 मीटर, 200 मीटर है, 200 किलोमीटर है, 200 मीटर होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल आपको 200 मीटर तक आपको मिलती है एक फ्लैट सरफेस। थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी स्लोप होती है। जैसे जैसे आप जाते जाते हो ओशन की तरफ, वैसे वैसे थोड़ी सी स्लोप आपकी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपकी डेप्थ बेसिकली बढ़ती रहती है। बट 200 मीटर तक एक आपकी शेल्फ होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम उसे नाम देते हैं, फ्लैट होती है। जनरली आपको लगता है कि आप उसके ऊपर चल रहे हो और ज़्यादा डेप्थ में आप नहीं जा रहे, बट थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़ा आप ग्रेजुअली डेप्थ में जा रहे हो। तो आपकी 200 मीटर तक आपकी प्रेजेंट होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद आता है एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद स्लोप एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ग्रेजुअल नहीं, एकदम से बहुत ज़्यादा आपकी हैवी स्लोप लेती है। तो जहाँ वो ब्रेक आता है ना, कि जहाँ से आपकी स्लोप एकदम से हैवी होने शुरू होती है, जहाँ से आपकी डेप्थ एकदम से बढ़ने शुरू होती है, उसे बोलते हैं आपका कॉन्टिनेंटल ब्रेक। उसके बाद आपकी स्लोप बढ़नी शुरू होगी, स्लोप बढ़नी शुरू होगी और आपकी डेप्थ बढ़नी शुरू होगी। और जैसे ही आप पूरी डेप्थ में चले जाओगे तो एक डेप्थ, एक पॉइंट के बाद उस डेप्थ को हम लोग नाम देते हैं भाई एबिसल प्लेन का। एबिसल का मतलब इंग्लिश में होता है डेप्थ। तो पूरी डेप्थ के अंदर ओशन में पूरी, माइक ठीक है ना, हाँ, ओशन में पूरी डेप्थ के अंदर ना आपको जो प्लेन मिलता है उसे बोलते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन को हम लोग डीप सी प्लेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ओशन की डीप डेप्थ में आपका प्रेजेंट है, तो हमने इसे बोल दिया डीप सी प्लेन। तो एबिसल प्लेन और डीप सी प्लेन ये आपका मिलता है ओशन की डेप्थ में। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे सबसे डेप्थ में आपको मिलता है एबिसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन। दूसरी बात, एबिसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन में आपका पहला, ये कौन है, पेलागिक डिपॉजिट, एक डिपॉजिट होता है। बेसिकली क्या है ना, आपकी डेप्थ के अंदर बहुत सारे, ओशन की डेप्थ के अंदर बहुत सारे आपके डिपॉजिट प्रेजेंट है। तो जो डिपॉजिट आपके एबिसल प्लेन के अंदर या फिर डीप सी प्लेन के अंदर मिलते हैं उसे बोलते हैं आपका पेलाजिक डिपॉजिट। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, अब मैं आ चुका हूँ एबिसल प्लेन की स्टडी के ऊपर। एबिसल प्लेन में ओशन की डेप्थ में कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल राइज।
नाम से ही जान लो राइज, मतलब कॉन्टिनेंट का जो आपका सरफेस है वो थोड़ा सा आपका राइज हो रखा है, तो बोलते हैं आपने कॉन्टिनेंटल राइज। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि जैसे ही आपका मैग्मा बाहर आना शुरू होता है, और वो एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है, तो जैसे ही वो बाहर आना शुरू होता है तो बाहर आते ही वो अपना सोलिडिफाई होता है, और सोलिडिफाई होने के बाद वो नई प्लेट्स, नई एक चोंच बनाता है, और वो चोंच फैलती रहती है। मैंने आपको बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, याद करो। उसके अंदर मिड ओशियनिक रिज में आपको बताया था कि नए नए बनते हैं, जैसे जैसे आप टूट जाते हो वैसे वैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप मिड ओशियनिक रिज के पास आते हो वैसे वैसे आपको यंग मिलते रहते हैं। तो यहाँ आपको मिलता है मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज भी आपका एक ओशन का एक तरह का आपका लैंडफॉर्म है। दूसरा आपको मिलेगा ट्रेंच। ट्रेंच क्या होती है भाई? ओशन की डेप्थ में, ओशन की डेप्थ में बहुत डीप में गई हुई एक एक खाई मान लो, कलान मान लो, कुछ भी मान लो, तो एक खाई सी होती है ओशन की डेप्थ में। ये इतनी सी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। उसे बोलते हैं ट्रेंच। बाई डेफिनेशन आप जाने दो, बस आप ये समझो कि ओशन की डेप्थ में बहुत ज़्यादा डेप्थ तक आपको एक लैंडफॉर्म मिलता है ट्रेंच, या फिर खाई प्रकार की होती है ओशन के अंदर। थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा सी माउंट। सी माउंट कुछ नहीं होता भाई, ओशन के अंदर वोल्केनो होता है, उसकी हाइट बड़ी हो जाती है, कई बार वो आपका बाहर भी आपका विजिबल होता है। अब वो जब बाहर विजिबल हो जाएगा तो वो एक तरह का वोल्केनिक आइलैंड बना लेगा, ठीक है। अगर वो अंदर है तो उसे बोला हमने सी माउंट। अगर वो इतना बड़ा होगा कि वो बाहर आना शुरू हो गया ओशन से, तो हम बोलेंगे उसे वोल्केनिक आइलैंड, आइलैंड आ गया भाई। लेकिन अगर वो अंदर है ना, तो हमने बोला है उसे सी माउंट। अब जैसे उसकी वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कुछ ऐसी शेप ले देता है, स्क्वायर टाइप, क्यूब टाइप। तो जैसे वो एक क्यूब टाइप शेप अपनी गेन कर लेगा, उस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म का हम लोग नाम देते हैं ग्योट्स का। तो ग्योट्स क्या होता है, सी माउंट क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, एमओआर मिड ओशन रिज क्या होता है, और कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है। आई होप आपको सारी की सारी बात क्लियर है। ये सारी मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर, ये एनसीईआरटी की स्टैटिक मतलब एक्चुअल लाइन है, आप देख सकते हो। ओशन मिलता है आपको 97%, आइस कैप मिलता है आपको 2%, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर आपको मिल रहा है 0.68%। परसेंटेज मैटर नहीं करती, मैटर करता है किस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैटर करता है। तो मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये यहाँ बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेक। ये हल्के से कॉन्टिनेंटल राइज, ये शेप में थोड़ी सी ध्यान रखा है, अदरवाइज यहाँ पर कॉन्टिनेंटल राइज कुछ ऐसा होता है बाहर निकला हुआ। ये पूरा एपिसल प्लेन आपका, इसके अंदर आपको मिलेगी ट्रेंच, देख कितनी गहरी है ट्रेंच। वोल्केनिक आइलैंड, अगर ये यहाँ तक है तो सी माउंट है, अगर बाहर आ गया तो बन गया वोल्केनिक आइलैंड। और ये सब मरीन रिज छोड़ दे, ये आप याद रखो जो मैंने अब तक बताया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात करते हैं भाई। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आपकी होती है, मैक्सिमम डेप्थ आप उसकी 200 किलोमीटर होती है। 200 किलोमीटर, 200 मीटर है, 200, अरे भाई चाचा 200 मीटर है, दे 200 मीटर है, किलोमीटर नहीं है ये किलोमीटर नहीं है भाई, मीटर है, ठीक है 200 मीटर, क्लियर। सबमर्ज कॉन्टिनेंटल पार्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पता क्या होती है? जो कॉन्टिनेंटल पार्ट सबमर्ज हुआ होता है ना, पानी के अंदर सबमर्ज हो रखा है, उसे ही बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब वो पार्ट आपका था तो कॉन्टिनेंट का, लेकिन पानी ने वो सबमर्ज कर लिया, पानी ने वो अपने अंदर समेट लिया। तो जैसे ही पानी उसे अपने अंदर समेटेगा, जैसे ही ओशन उसे अपने अंदर समेटेगा, तो वैसे ही वो जो सबमर्ज, वो पार्ट सबमर्ज हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंट का, उसे हमने नाम दिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। स्लोप लगभग 112 डिग्री के आसपास होती है इसकी, और 80 किलोमीटर तक लेंथ, अरे यार चाचा ये किलोमीटर है मीटर है, 80 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अच्छा एक बात सुनो भाई, कन्फ्यूजन मत रखना, ये 200 किलोमीटर ही है, ये 200 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है। 112 डिग्री, 112 डिग्री इसकी लगभग स्लोप होती है, और 80 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है, लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक जोन आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, आपको होता है फोर्टिक जोन। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अगर सरफेस के बहुत पास है, कोई भी चीज़ अगर सनलाइट से एक्सपोज्ड है, सनलाइट उस पर लगातार पड़ रही है, तो भाई उस एरिया में क्या होगा? सबसे पहली बात तो सनलाइट पड़ रही होगी, तो उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी होगी, लाइकेंस हो गए, मोसिस हो गए, है ना, एल्गे होगी, अलग अलग एल्गे आपके प्रेजेंट हो गए, कोरल रीफ्स आपकी प्रेजेंट होगी, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। समझने की बात है ना भाई। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका सरफेस पर एक्सपोज्ड है, सनलाइट से एक्सपोज्ड है, सनलाइट उस पर पड़ रही है लगातार, तो बायोडाइवर्सिटी भी है, कोरल्स भी है, मैंग्रोव भी है, सब कुछ है।
तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं भाई फोटिक जोन। फोटिक जोन क्यों हुआ? फोटिक जोन का मतलब होता है जहां पर सनलाइट लगातार पेनिट्रेट कर रही होती है उसे बोलते हैं हम लोग फोटिक जोन। और अगर सनलाइट पेनिट्रेट लगातार कर रही है इसका मतलब है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पर कोरल रीफ भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ज़्यादा है। दूसरी बात, वो एक ऐसा इलाका है, लाइट कम होगी दिखे, हाँ वो एक ऐसा इलाका है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्स भी आपके अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे एक्सट्रैक्शन भी वहां पर लगा होता है। दूसरी बात, अगर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करूंगा भाई, हमारा इंडिया में दो कोस्ट है, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है। बात करूंगा वेस्टर्न कोस्ट की, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कोस्ट में आपका जो होता है एक्ट एज द शिपिंग फैसिलिटी। पता क्या कहना चाह रहा है? कहना ही चाह रहा है भाई आपका जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना, जो वेस्टर्न पार्ट में आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रेजेंट होता है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका मतलब आप मान के चलो वो सबमर्ज होता है लेकिन इमर्ज नहीं होता। सुनो मेरी बात, ये जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना आपका, ये होता है सबमर्ज। गहरी बात है सबमर्ज और इमर्ज में। सबमर्ज का मतलब पता क्या होता है? सबमर्ज का मतलब होता है कि वो जो लैंड वाला पार्ट है, वो जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, वो आपका ओशन के अंदर सबमर्ज हो रखा है। और अगर वो ओशन के अंदर सबमर्ज हो रखा है, इसका मतलब है कि वहां पर आप आके शिप खड़ी कर सकते हो। अबे नहीं कर सकते क्या भाई? ये अगर थोड़ा सा पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है, शिप यहां से आनी शुरू होती है, तो क्या यहाँ पर आप खड़ा नहीं कर सकते इसे? लैंड कोस्ट पर खड़ा कर सकते हो ना। तो भाई जो पार्ट सबमर्ज होता है ना, उस पार्ट में शिप डॉकिंग फैसिलिटी, शिप डॉकयार्ड फैसिलिटी प्रेजेंट होती है। और वेस्टर्न पार्ट आपका जो है वो सबमर्ज है, तो इस वेस्टर्न पार्ट में आपका क्या होता है? आपका शिपिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, याद रखना। और ईस्टर्न पार्ट में ना, अच्छा एक बात हो रहा है यहाँ पर याद कराऊंगा मैं आपको, अगर मुझे बताओ, अगर वेस्टर्न पार्ट में आपका शिपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो क्या यहाँ पर नेचुरल पोर्ट हो गया या यहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट हो गए? बताओ, क्या यहाँ पर नेचुरल पोर्ट हो गया या फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट हो गए? भाई यहाँ पर आपका नेचुरल पोर्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी पार्ट सबमर्ज्ड है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में आपका जो लैंड है वो इमर्ज्ड है, इमरजेंट पार्ट है। तो अगर वो इमर्ज है तो आप मुझे बताओ कि क्या वहां पर शिप आके खड़ी हो पाएगी? नहीं। तो अगर वहां पर शिप आके नहीं खड़ी हो पाएगी, तो ईस्टर्न पार्ट में आप आर्टिफिशियल पोर्ट का डेवलपमेंट करते हो। तो वेस्टर्न पार्ट में आपका नेचुरल पोर्ट मिलता है और ईस्टर्न पार्ट में आपका आर्टिफिशियल पोर्ट का डेवलपमेंट आपको मिलता है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर है। दूसरी बात यहां पर आती है फिशिंग और फोसिल या फिर कोरल्स की। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो भाई, ये जो इलाका आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, यहाँ पर सनलाइट पड़ती है, तो मैंने बताया यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है, बहुत सारी फिशेज भी यहाँ पर आपको मिलती है। और अगर बहुत सारी फिशेज आपको वहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर फिशिंग सेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर एक्वा कल्चर ज़्यादा होगा, फिशिंग सेक्टर ज़्यादा होगा, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, वहाँ का लाइवलीहुड अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर वहाँ पर फिशिंग सेक्टर अच्छा है और वहाँ पर कोरल्स भी आपके प्रेजेंट है, तो फिशिंग भी अच्छा है, फोसिल्स भी वहाँ पर आपके प्रेजेंट है। दैट इज द रीजन कि वहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं और कोरल्स भी वहाँ पर आपके प्रेजेंट है। तो ये आपके सारी कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, छोटी छोटी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। अगला आपका है भाई कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। कॉन्टिनेंटल स्लोप का क्या होता है? ये आपकी स्लोप होती है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जस्ट बाद आपको मिलते हैं आफ्टर द कॉन्टिनेंटल ब्रेक। स्लोप है, कितनी स्लोप होती है जनरली? 2 से 5 डिग्री, समझ पा रहे हो कितनी है? 2 से 5 डिग्री आपकी लगभग स्लोप होती है। 200 से 3000 मीटर तक ये जा सकती है, इसकी डेप्थ हो सकती है, 200 से 3000 मीटर तक इसकी डेप्थ हो सकती है। दूसरी बात, दिस इज फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, यानी कि आपको सेडिमेंट कहाँ मिलते हैं? मैंने आपको बताया था कि देखो सेडिमेंट आपके वहां मिलेंगे, सोचने की बात है भाई। अगर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसी है, क्या यहाँ पर कभी इसमें सेडिमेंट इकट्ठे हो पाएंगे? क्या यहाँ पर कभी भी एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट हो पाएगा? और अगर यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भाई ये सारे सेडिमेंट या तो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होंगे या फिर आपके एबिसल प्लेन में होंगे। क्या ये सारे आपके सेडिमेंट कॉन्टिनेंटल स्लोप में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो भाई यहाँ पर कोई भी आपके फॉसिल्स प्रेजेंट, कोई भी आपके सेडिमेंट प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज आपको मिलते हैं सबमरीन कैनियंस फाउंड। सबसे पहले मुझे बताओ कैनियंस क्या होते हैं? कैनियन गोर्जेस, मैं आपको बताया था लैंडफॉर्म के अंदर, कैनियन एंड गोर्जेस। तो कैनियन गोर्जेस क्या होते हैं? कैनियन कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, कैनियन गोर्जेस में अगर मतलब अरे ऐसा गड्ढा होता है यार, ऐसा गड्ढा होता है, अगर यहाँ से लगातार पानी आगे पड़ रहा है, लगातार पानी आगे पड़ रहा है, तो ऐसा गड्ढा हो जाएगा यहाँ ना, कुछ सेडिमेंट, कुछ इरोजन, वेदरिंग के बाद इस प्रकार का गड्ढा आपको खड़ा होकर मिल जाएगा।
तो अगर इस प्रकार का गड्ढा आपको मिल रहा है, इसका मतलब पता क्या है, ये जो आपको इरोजन हो गया इसे ही बोलते हैं हम लोग कैनियंस। अब अगर ये इरोजन आपका नीचे, अगर ये इरोजन आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप पर हो गया तो हम लोग उसे नाम देते हैं भाई सबमरीन कैनियंस का। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? ये जो आपका कैनियंस होता है, जनरली कैनियंस आपका मिलता है कहां पर? जनरली आपका कैनियंस मिलता है जहां पर आपका, तो अगर ये कैनियंस आपके जो है ये, अगर आपके ये कैनियंस कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं सबमरीन कैनियंस का, ठीक है। और इसमें आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है हडसन कैनियन। क्लियर है? तो भाई ये क्यों कैनियन होते हैं? दिस इज सिमिलर टू द कैनियन फाउंड इन ऑफ द लैंड। जितने भी ये कैनियन जो आपके लैंड में फाउंड होते हैं, सिमिलरली ये आपके ऐसे कैनियन आपके आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप में फाउंड होते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि भाई वो लैंड पर है, वो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप पर है, तो और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी कैनियंस ऐसे ही होते हैं कि यहाँ पर साइड मतलब इरोजन होने के बाद गड्ढा बन गया, उसे बोलते हैं कैनियंस। ये नैरो डिप्रेशन होता है, कोई ट्रेंच नहीं होता, ठीक है। ये नैरो डिप्रेशन, ये नोट है, ये नहीं है, नोट है, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये ट्रेंच है, नहीं भाई ये ट्रेंच नहीं है। सबसे पहली बात तो ट्रेंच आपका कहाँ होता है? ट्रेंच आपका होता है भाई एबिसल प्लेन के अंदर, और ये आपका सबमरीन कैनियंस, और सबमरीन कैनियन जो आपके होते हैं ये आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर। तो आपके ट्रेंच और वैसे सबमरीन कैनियंस में पूरा ही डिफरेंस है भाई। एक मिल रहा है आपके एबिसल प्लेन के अंदर, एक मिल रहा है आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर। तो ये ट्रेंच नहीं है, बट हाँ नैरो डिप्रेशन आपको मिलता है। अगला आपको आता है भाई कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है? इट इज एंड पार्ट ऑफ द स्लोप नॉट द स्टीप। मतलब जैसे ही आपकी जो स्लोप है, जैसे ही आपकी जो स्लोप है ना, ये वाली स्लोप खत्म होती है, ये स्लोप आपके ऐसे ही खत्म हो जाएगी, वैसे ही आपको इसके एंड पार्ट पे आपको मिलने वाला है कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल राइज आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल एंड पार्ट पे, जैसे स्लोप खत्म होती है। सवाल है क्या है आपका स्टीप होता है? स्टीप का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में ज़्यादा, मतलब ठीक है। मतलब स्टीप स्लोप क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्लोप। ग्रेजुअल स्लोप क्या होता है? ग्रेजुअल बहुत आराम आराम से, स्टीप बहुत तेज़ी से, बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्टिनेंटल राइज होता है, ये जब भी आपका स्लोप खत्म हो जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप आपको मिलेगा, स्टीप नहीं होता है, यानी कि ग्रेजुअल होता है, आप ये मान के चलो, ठीक है। इट कंटेन द टेरिजीनियस डिपॉजिट। तो इसके अंदर आपको टेरिजीनियस डिपॉजिट आपको मिलते हैं। टेरिजीनियस डिपॉजिट क्या होता है? ये आपके ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि आपके कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं। टेरिजीनियस से बनना है टेरिटोरियल, ठीक है, ये बनना आपका टेरिटोरियल। तो ये आपके भाई टेरिटोरियल, जो आपके टेरिटोरियल डिपॉजिट है, नाम में यह है कि भाई ये टेरिटोरियल से बने हुए हैं, दैट इज ये टेरिटोरियल चीज़ों से बने हुए हैं, दैट इज ये अर्थ से बने हुए हैं, ये कॉन्टिनेंट से बने हुए हैं। तो टेरिटोरियल डिपॉजिट कुछ नहीं होता, ये आपके वो डिपॉजिट होते हैं जो कि आपके कॉन्टिनेंट से आए हुए होते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज में आपको बताया कि ये ऐसे आपके राइज होते हैं जो कि आपके स्लोप के एंड पार्ट पे होते हैं, स्टीप होता है, दे हैड द टेरिटोरियल डिपॉजिट। खत्म। अगला आपका भाई डीप सी प्लेन। भाई डीप सी प्लेन में ना सबसे पहली बात तो 75% होता है ओशन का, ओशन के 75% में आपका डीप सी प्लेन ही आपको मिलता है। दूसरी बात, यहाँ आपके बेसोल्टिक रॉक आपको मिलती है, ग्रेनाइटिक रॉक आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। दूसरी बात, ये इट कंटेन द मैरीन सेडिमेंट। अब सवाल है, अगर मैं बात करूँगा टेरिटोरियल सेडिमेंट की, अगर मैं बात करूँगा टेरिजीनियस डिपॉजिट की, तो आपका नाम आएगा भाई कॉन्टिनेंटल राइज का। और जैसे मैं बात करूँगा भाई मरीन डिपॉजिट की, तो मरीन डिपॉजिट में आपका नाम आने वाला है भाई डीप सी प्लेन का। खत्म। अगला आपको डीप सी प्लेन में कुछ 2-3 बातें मिलती है। सबसे पहली बात आपको क्या मिलेगी? डीप सी प्लेन में सबसे पहली चीज़ आपको मिलने वाली है सी माउंट। सी माउंट क्या होता है? ये आपके सबमर्ज वोल्केनिक पीक होते हैं, ये आपके सबमर्ज वोल्केनिक पीक होते हैं। मतलब वोल्केनिक पीक है बट सबमर्ज है इन द वाटर, वाटर के अंदर, ओशन के अंदर सबमर्ज वोल्केनिक पीक आपको होते हैं, उसे बोलते हैं सी माउंट, ठीक है। कैसे बनते हैं भाई? ये कन्वर्जेंट ऑफ द प्लेट। जैसे ही प्लेट कन्वर्ज होगी, बड़ी सिंपल सी बात है ना, प्लेट कन्वर्ज हो रही है, आपस में पास आ रही है, तो कन्वर्जेंट से बनेगा माउंटेन सा हल्का सा, और ऐसे ही आपके सी माउंट भी होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं भाई? कन्वर्जेंट ऑफ द प्लेट से आपके बनते हैं। अगर ये सी माउंट आपके अबव सी आ गए, तो सी का आने के बाद क्या बनाएंगे? आइलैंड बनाएंगे। जैसे ये बनाएंगे आइलैंड, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग नाम देते हैं आर्कीपेलागो का। क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कीपेलागो। याद रखना है बात कि आर्कीपेलागो, किसी ने पूछा क्या होता है, आप बोलोगे भाई आर्कीपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। दूसरी बात, सी माउंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई हवाई आइलैंड। एक्चुअली हवाई ना एक आपका सी माउंट ही था, लेकिन हवाई आपका जब सबमर्ज था तब तो सी माउंट था। हवाई आपका जैसे ही वो अबव सी आ गया तो बन गया आपका आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ
आपका आइलैंड। जैसे वो आपका आर्किपेलागो बन गया तो हवाई आइलैंड आपका सी माउंट से आर्किपेलागो की और आइलैंड की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अगला आपका डिसिप्लिन में आपको मिलता है भाई एमओआर, दैट इज मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मिड ओशियनिक रिज में एक बात आप याद कर सकते हो मिड ओशियनिक रिज से कि मिड ओशियनिक रिज आपका रिफ्ट वैली कंटेन करता है। जो भी आपकी रिफ्ट वैली बनती है वो आपकी मिड ओशियनिक रिज का ही आपका रिजल्ट होती है। तो मिड ओशियनिक रिज पहले मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा बार बार। ठीक है, अगला आपका ग्योट्स होते हैं। ग्योट्स इरोजनल है और फ्लैट फ्रॉम द टॉप है। वही बात है ना भाई, अगर लैंडफॉर्म ऐसा है, ये लैंडफॉर्म क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग सी माउंट। तो अगर सी माउंट लगातार इरोजन की तरफ जा रहा है, अगर लगातार इरोजन होगा इसका, तो इरोजन होने के बाद एक टाइम के बाद क्या होगा, ये अपनी शेप चेंज करेगा और ये ऊपर से फ्लैट हो जाएगा। इस फ्लैट को हम लोग नाम देते हैं ग्योट्स का। तो ग्योट्स, सी माउंट, डीप स्टिल प्लेन में क्या होता है मैं आपको सब बता दिया। अब बात करते हैं भाई आइलैंड ग्रुप के कितने प्रकार के आपके आइलैंड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आपका आइलैंड ग्रुप है भाई ओशियनिक आइलैंड, उसके बाद होते हैं आपके कॉन्टिनेंटल आइलैंड। ओशियनिक आइलैंड में आपके दो आइलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक तो होता है आपका वोल्केनिक आइलैंड, एक होता है आपका कोरल आइलैंड। वोल्केनो से बना आइलैंड दैट इज वोल्केनिक आइलैंड। कैसे बनता है वोल्केनो से आइलैंड बनता है, जैसे आपका सी माउंट, जैसे आपका सी माउंट होता है, सबमर्ज होता है सी माउंट, जैसे ही आपका सी माउंट सी लेवल से ऊपर आ जाएगा, ये सी लेवल है से ऊपर आ गया तो बन गया आपका वोल्केनिक आइलैंड। जैसे आपके कोरल्स, जैसे आपके जो कोरल्स है, कोरल्स क्या होते हैं बता दूंगा। जब जब भी आपके जो कोरल्स होते हैं वो कोरल्स आपके बेसिकली प्रेजेंट हो जाते हैं और एक आइलैंड को ऐसे घेर, एक लैंड पार्ट को ऐसे घेर लेते हैं, तो कोरल भी अपने आइलैंड बनाते हैं। ये कोरल्स है जिसने चारों तरफ से घेरा हुआ है और बीच में बन गया आइलैंड, इसे बोला हमने आपका कोरल आइलैंड। तो वोल्केनो से बना वोल्केनिक आइलैंड, यहाँ से बना कोरल आइलैंड। ठीक है, अगला आपका पार्ट है भाई कॉन्टिनेंटल आइलैंड। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड कैसे बनता है भाई, आपने रेयरली देखा होगा कॉन्टिनेंटल आइलैंड, पर मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ा आपका एग्जांपल है भाई मजूली आइलैंड, एग्जाम में आया हुआ है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड आपका एग्जांपल है भाई लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड का, जो कि आपका असम में प्रेजेंट है। बेसिकली ये आपका रिवर लाइन आइलैंड है, बट मतलब रिवर से बना हुआ एक आइलैंड है, बट रिवर से बना हुआ भाई, ओशन से नहीं बना हुआ। तो अगर रिवर से बना हुआ है तो रिवर तो पार्ट वैसे भी कॉन्टिनेंट का होती है, तो रिवर पार्ट आपकी कॉन्टिनेंट का होती है और ये आपका मजूली आइलैंड असम के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला आपका आता है भाई बैरियर आइलैंड। बैरियर आइलैंड आपका कौन सा आइलैंड होता है, सुनो मेरी बात। कोरल रीफ है, उसके बाद है ना, बस कोरल रीफ के बाद पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है भाई बैरियर आइलैंड। बैरियर आइलैंड में, बैरियर आइलैंड आपके क्या होते हैं भाई, सबसे पहली बात तो बैरियर आइलैंड जो चीज़ आपकी होती है ना, ये मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको पढ़ाया था लैंडफॉर्म के बारे में। तो जब मैंने आपको लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि भाई बैरियर आइलैंड जैसे ये आपका ओशन है, जैसे ये आपका ओशन है ना, इस ओशन में ये आपके हो गया बैरियर आइलैंड। तो इसके बीच जो बचा उसे बोलते हैं लगून लेक, याद करो। अब भाई यार ये क्या खुल गया, बा खो पर अच्छा बात है अभी। एक मिनट यार रुको, एक मिनट, एक मिनट, चल दिया ना क्लास। हाँ जी भाई, तो भाई हाँ मैं क्या बताया था कि अगर अगर मानने की बात है, ये आपका आपका कोस्ट है, पूरा कोस्टल एरिया है। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, अगर ये आपका पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये आपका कोस्टल एरिया है और ये आपका पूरा बैरियर आइलैंड है, तो इसके बीच में बनी जगह इसे हमने नाम दिया लगून लेक का। नाम किसे दिया भाई, लगून लेक का। ये मैंने आपको बताया था बैरियर आइलैंड के बारे में। दोबारा बता रहा हूँ भाई, बैरियर आइलैंड आपका कोस्टल लैंडफॉर्म होता है, दैट इज कोस्टल एरिया में आपको मिलता है। पैरेलल टू कोस्ट होता है, सीधी बात है, ये कोस्ट उसके पैरेलल आपको ये मिल गया, पैरेलल टू कोस्ट होता है, लगून लेक बनाता है। तो जो भी कोस्टल एरिया और बैरियर आइलैंड के बीच में बना जगह, बची जगह, बीच में जो इसने पानी ब्लॉक कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज लगून लेक। इट इज़ ईजली स्वेप्ट बाय द साइक्लोन। जैसे साइक्लोन आएगा वैसे ही इसकी माँ बहने हो जाएगी, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये सैबोटाज हो जाएगा भाई। तो साइक्लोन की ये जो सेवर और साइक्लोन की कंडीशन है झेल नहीं पाता, तो अगर ये साइक्लोन की कंडीशन नहीं झेलेगा तो भाई ख़त्म हो जाएगा। तो इट इज़ ईजली स्वेप्ट बाय दी साइक्लोन। तो क्या ये जो आपका आइलैंड है यहाँ पर सेटलमेंट हो सकती है, अरे कभी भी नहीं हो सकती यार। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर साइक्लोन से ये आपका हर्ट हो जा रहा है तो भाई बेड फॉर दी सेटलमेंट है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो भाई मेरे हिसाब से इतना हमने पढ़ा, लेकिन मैं आपको ना, मुझे थोड़ा सा लग रहा है अपने एंड से डाउट है कि आपको बात समझ में आया फिर नहीं आई। तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ भाई। सबसे पहले मित्र हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई इसके एनसीईआरटी के बारे में कि भाई एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि आपका वाटर अर्थ पे किस हिसाब से प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा भाई पूरा का पूरा आपका कॉन्टिनेंट की जो लैंडस्केप है, पूरा इकोसिस्टम उसके बारे में। उसमें हमने देखा सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेप, कॉन्टिनेंटल ब्रेक, राइज, एमओआर, एबिसल प्लेन।
उसमें डीप सी प्लेन होता है, इसमें आपका पैलेजिक डिपॉजिट प्रेजेंट होते हैं। एमओआर के बाद ट्रेंच हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने सी माउंट। सी माउंट 12 तो बनाता है आपका वोल्केनिक आइलैंड। उसके बाद ग्योट्स ये होता है आपका इरोजनल पार्ट। उसके बाद भाई हमने पढ़ा भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, इसकी हमने मैक्सिमम डेप्थ, सबमर्ज कॉन्टिनेंटल पार्ट, स्लोप एंड इसकी लेंथ, वोटिक जोन, बायोडाइवर्सिटी, कोरल एंड मैंग्रोव्स, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स। वेस्टर्न कोस्ट में आपका शिपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, फिशिंग है, फोसिल है, कोरल है, ये आपने पढ़ा। उसके बाद स्लोप के बारे में हमने पढ़ा। स्लोप हमने देखा कितनी स्लोप है उसकी, सेडिमेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं है। सबमरीन कैन्यन्स आपके मिलते हैं, उस एग्जांपल उसका हडसन कैन्यन्स है, सिमिलर टू कैन्यन्स फाउंड ऑन दी लैंड, नैरो डिप्रेशन बट ट्रेंच नहीं है वो। कॉन्टिनेंटल राइज में आपका एंड पार्ट में मिलता है, स्टेप नहीं होता, मतलब ग्रेजुअल होता है। टेरिजिनस डिपॉजिट दैट इज आपके जो कॉन्टिनेंट से आए हुए डिपॉजिट है वो आपके प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ये आपका कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद आपका डीप सी प्लेन दैट इज 75% ऑफ द ओशियनिक, आपका ओशन का 75% आपका डीप सी प्लेन ही होता है। बेसोल्टिक रॉक आपको मिलते हैं, मरीन सेडिमेंट वहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं। सी माउंट ये इसका एग्जांपल, इसका एक लैंडफॉर्म आपका सी माउंट। सी माउंट क्या होता है, सबमर्ज वोल्केनिक पीक होते हैं, कन्वर्जेंट ऑफ दी प्लेट से बनता है। अब उसी आ जाएगा तो आगे पहले को एमओआर, उसके बाद ग्योट्स हमने देखा, ठीक है। उसके बाद आइलैंड ग्रुप हमने देख लिया भाई हल्के से, कौन कौन से आपके आइलैंड हैं, वोल्केनिक एंड कोरल। उसके बाद कॉन्टिनेंटल, बैरिन आइलैंड, ये हमने देखा। उसके बाद उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ पूरी की पूरी, ठीक है, सैलिनिटी वगैरह जो भी है ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि मैंने आज बहुत चीज़ रिकॉर्ड कर ली। आज हमारा गेहूँ वो है भाई, सॉरी आज हमारी ईख वो है भाई, तो ईख बोआना पड़ा, मुझे थोड़ी सी मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी, तो मेरी ऐसी तैसी हो चुका है, बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। बोल जाएंगे यार कोई भी, उम्मीद करते यार मज़ा आया होगा, मज़ा ना भी आया भाई देख लो भाई, इतना ही कंटेंट है। कंटेंट से मतलब है तुम्हें पढ़ने से, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। कंटेंट से मतलब रखो ख़त्म, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ भाई देखो बढ़िया लगा होगा, तो कंटिन्यू रहो भाई, आगे फिर अपनी सीरीज आते रहेंगे, आगे फिर से सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखो, मेहनत करो। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।